Hello students, how are you? I am Sandeep Gujar. Welcome to my YouTube channel Unique Star. Today we have discussed linear equation in two variables. And this chapter is applicable in 9th class, 10th class and also you have read in 8th class. Today we are discussing 10th class linear equation in two variables. This topic is important for all board classes and also for competitive exams. तो बेटा सबसे पहले जो बात आपकी वो ये कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर का जो नाम है आपका वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है. तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था. अब भाई इक्वेशन क्या होती है, अगर आपने एक पॉलिनोमियल पढ़ा कि एनी पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल आपके पास, एनी पॉलिनोमियल px, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल को मींस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर दें, ये मत कहना कि आपने इक्वेट कर देंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को आप इक्वेट करोगे किसी एक कांस्टेंट के, सॉरी जीरो नहीं बेटा, किसी भी कांस्टेंट के, और ये जो कांस्टेंट है आपका ये जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है. ठीक है. एनी इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल, मींस ए पॉलिनोमियल, if a polynomial is equated to a constant is जीरो और नॉन जीरो. कि आपके पास जो भी वैल्यूज हो आपकी, पॉलिनोमियल जो है, उस पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वेट करोगे किसी भी कांस्टेंट के साथ, और वो कांस्टेंट जो आपका, वो आपका जीरो भी हो सकता है और वो आपका नॉन जीरो भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कुछ है. तो कहता है कि भाई यहां से आपके पास पॉलिनोमियल से क्या बन जाती है कि इक्वेशन. जब इक्वेशन जब बनती है तो बेटा 9th क्लास में और 8th क्लास में आपने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब क्या था कि भाई आपके पास कोई भी जो इक्वेशन जो थी, मान लिया जाए इस टाइप से, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, a माइनस 3 इज इक्वल टू 8. तो इस टाइप की जो भी ये वैल्यू थी आपके पास, क्या वैल्यू थी, अभी ये सारी की सारी क्या है, इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर. क्या बेटा, इक्वेशंस है वन वेरिएबल के अंदर. और आपको पता है कि वन वेरिएबल का मतलब ये x, y और a जो है ये आपके क्या है, वेरिएबल. और ये किसका काम करते हैं, वेरिएबल का. और सभी इन तीनों इक्वेशंस में क्या, सिंगल सिंगल वेरिएबल है, सिंगल सिंगल वेरिएबल है. तब जाकर के हमने इनको बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल. उसके बाद लीनियर, हमने पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था या इक्वेशंस भी आपने पढ़ी होंगी. अगर भाई हम इक्वेशन की जब डिग्री जब डिसाइड करते हैं तो उसकी हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं, उस वेरिएबल की, उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं. अगर भाई हाईएस्ट डिग्री कितनी है, अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो वो आपके पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन. तो बेटा यहां से देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मीन्स सभी की पावर 1 है. अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है बेटा. अब जो है हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मींस एक वेरिएबल की बजाय दो वेरिएबल्स हैं. तो भाई आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिस प्रकार से आपके पास एक वेरिएबल है उसी तरह से आपके पास क्या होंगे, दो वेरिएबल. तो फॉर एग्जांपल जो जर्नल फॉर्म है किसी भी एक लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल के अंदर, जर्नल फॉर्म जो है वो आपकी है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0. बेटा किसी बुक में या कई टीचर्स जो है इस कांस्टेंट वैल्यू को आपको इधर भी रख लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ने तो हमें ये बताया था, ये बताया था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बातें सही हैं. अगर आपने ये लिख दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, तो ये बात भी आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें देखो बेटा आपके पास x और y जो है, x और y जो है, दोनों के दोनों क्या आपके वेरिएबल टर्म्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, ये वेरिएबल्स. अगर ये दोनों वेरिएबल्स है तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए बेटा,
दो वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल आए साथ ही साथ दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 1 है, अगर दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 1 है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम हमने क्या रख दिया, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है भाई। अब जो है अपना जो टॉपिक जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। खाली लीनियर इक्वेशन नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर भाई आपको आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसका एक पेयर है, लीनियर इक्वेशन का पेयर है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, वहां से हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब भाई क्या कुछ है, तो भाई अपना जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये 10th क्लास का थर्ड चैप्टर बेटा, आपका 10th क्लास का आपका थर्ड चैप्टर है। तो यहाँ पे जब बात आएगी तो हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, पहले हम एक बार वन वेरिएबल का काम करते हैं और वहां से हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। आपने 9th क्लास में जीरो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसी तरह जीरो ऑफ ए इक्वेशन भी होता है, इक्वेशन के अंदर हम उसको सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, जीरो भी बोल देते हैं, रूट भी बोल देते हैं, वो सारी बातें एक होती हैं। जैसे कि यहां से ये वैल्यू थी x + 2 = 0, x = 2 को इधर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाती थी आपकी -2। तो जो x की जो वैल्यू होती थी ना, यही वैल्यू को हम क्या कहते थे, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का एक रूट, इस इक्वेशन का एक जीरो। अभी जो आपके पास x की जो वैल्यू आई है, यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो यहां से y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 10, यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 11। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू क्या है, किसी भी एक इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है बेटा। क्या है इसके? सॉल्यूशन है, जीरो है, रूट है। ठीक है, अब ये बात थी कि भाई आपके पास किसी भी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, किसी भी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो लीनियर इक्वेशन की जब बात थी वन वेरिएबल के अंदर, तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर हमेशा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। मींस एक कोई आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू आपको ऐसी नहीं मिलेगी ताकि आप उसको उस इक्वेशन में रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या यूं कहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी क्या आ जाएंगी, इक्वल। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका क्या होगा भाई, एट मोस्ट वन सॉल्यूशन, एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। तो एट मोस्ट वन सॉल्यूशन की बात है, तो यहाँ पे वन वेरिएबल था इसलिए हमने क्या कहा कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अब बात है कि हमारे पास टू वेरिएबल्स में काम है। जब टू वेरिएबल में जब काम होगा तो इसको कैसे हम चेक करेंगे। देखो बेटा, आपके पास ये कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने वन वेरिएबल का सॉल्यूशन पता कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि टू वेरिएबल में, और अगर आपके पास एक इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में हमने बताया। कि देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब आपको क्या करना है, अगर एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू, सॉल्यूशन की बात करें बेटा हम, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बताओ कि अगर वो वैल्यू यहाँ पे रखे ना इस इक्वेशन में, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड जो है वो दोनों के दोनों आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए भाई। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे उसके बेस पे। तो कहता है कि भाई सबसे पहले अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो देखना ही बेटा एक बार, अगर x की वैल्यू आपने 2 रखी, y की वैल्यू आपने क्या रख दी 1। x की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखोगे तो देखना बेटा 2 × 2 + 3 × 1, ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 = 7। और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आपकी क्या है 7, तो ये दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। उसी तरह से देखो बेटा, और अगर वैल्यू रखोगे यहाँ पे, और वैल्यू लेके आओ कोई ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे।
तो x की वैल्यू आपने -1 रख दी और y की वैल्यू आपने क्या रख दी बेटा 3। x की वैल्यू -1 रख दी और y की वैल्यू कितनी रख दी 3। रखना बेटा यहाँ पे 2 × -1 + 3 × 3 याद आएगा -2 + 9 वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7। इसका मतलब फिर आपके पास किसकी आ गई राइट हैंड साइड की। तो कहता है कि यहां से आपके पास इसके अनेकों सॉल्यूशन आ सकते हैं। भाई इस तरह से आप ट्राई करोगे तो और भी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इस बात का हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो बेटा देखो आपने 9th क्लास में 8th क्लास में या 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। वहां पे आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू ये किसी भी इक्वेशन की एल्जेब्रिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। और एक होती है ज्योमेट्रिकल फॉर्म ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भाई इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। और ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो बेटा यहां से हमने 1-2 वैल्यू ले ली आपकी और जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू लेते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो बेटा कहता है कि जब हम इसको जब ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे ना तो हमने 2 वैल्यू लिए। 2 वैल्यू के एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। देखते बेटा एक बार हमारे पास x की वैल्यू 2 और 1 थी और इधर से आपके पास y की वैल्यू 1 2 और 3। तो देखो एक बार x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 1। ये बेटा 9th क्लास में आप पढ़ चुके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बाकी हम हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एक बार इसको देख लो। ये आपका -1 था और 3 था। ये लाइन आ गई एक तो ये पॉइंट आ गया। एक आपके पास x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से जब आप इसको देखोगे हमने जब इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाया ना तो आपको क्या मिली बेटा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है बेटा एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलती है बेटा एक स्ट्रेट लाइन। और जो हमने तो खाली 2 पॉइंट लिए थे नॉर्मल। दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। दोनों पॉइंट क्या है इस लाइन के ऊपर। और बेटा अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे हैं तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई। और इस बात का आपको पता होगा कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जब डेफिनेशन जब हम देते हैं तो एक बेसिक सी डेफिनेशन ये होती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन। कि सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन जो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को उस लाइन को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो बेटा इस लाइन के ऊपर आपके पास ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर देंगे सेटिस्फाई। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास इस लाइन के ऊपर देखो ये पॉइंट आ गया। इस तरह से आपके पास यहाँ पे अनेक पॉइंट हैं और वो सभी के सभी पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं। जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा वो प्रत्येक पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा बेटा सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हर जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका क्या है एक सॉल्यूशन है। अगर वो इसका सॉल्यूशन है तो इस दौरान इस लाइन के ऊपर आपके कितने पॉइंट हो गए बेटा इनफाइनाइट पॉइंट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। अगर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं तो बेटा यहां से आपके पास प्रत्येक पॉइंट इस लाइन पे जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो प्रत्येक पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करता है वो इसका क्या होता है एक सॉल्यूशन। तो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर एक इक्वेशन के आपके पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब कहोगे कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। देखो कैसे निकालोगे। आगे आपके पास ये कुछ कॉमन बातें आपने छोटी क्लास में पढ़ चुके हो हम दोबारा से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आपको पता है कि जब इक्वेशन के अंदर किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट लेके जाते हो या राइट से लेफ्ट लेके आते हो तो वहां से उनका फंक्शन वैल्यू जो होती है उसका साइन चेंज होता है। हमने क्या किया ये इक्वेशन थी हमने 2x को इधर रख लिया 7 - 3y 7 - 3y। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना उधर जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड में। जब 2 उधर जाएगा डिवाइड में तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 7 - 3y अपॉन में क्या आ गया 2। अब जैसे जैसे यहाँ पे y की वैल्यू रखते जाओगे ना जैसे जैसे y की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे आपको x की एक अलग अलग वैल्यू नई वैल्यू मिलती जाएगी। और जब x की एक नई वैल्यू मिलेगी
तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अब y की यहाँ पे चॉइस क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, कितनी भी वैल्यू रख सकते हो आप। तो y की अगर इनफाइनाइट चॉइस है तो x की भी कितनी वैल्यू आएंगी, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आई तो यहाँ पे आप y की वैल्यू रखते जाओ, कोई भी रियल नंबर, कोई भी आप क्या रख दो, रियल नंबर, और रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल है। अगर रियल नंबर इनफाइनाइट है तो बेटा x की वैल्यू भी क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट। इसलिए अगर आपको निकालने भी हो इसके सॉल्यूशन तो इसके अंदर आप वैल्यू रखते जाओ y की जैसे जैसे वैल्यू रखोगे x की वैल्यू आती जाएंगी, और जो भी वैल्यू है दोनों की एक साथ, ये नहीं है कि x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू नहीं, x और y दोनों की एक साथ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, वही इस इक्वेशन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, वही इस इक्वेशन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब ये हमने पढ़ लिया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल के अंदर उसके कितने सॉल्यूशन हुए बेटा, इनफाइनाइट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हुए आपके, यूनिक सॉल्यूशन, मींस सिर्फ और सिर्फ एक। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हुए आपके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब जो है हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो अपना आपका टॉपिक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और बेटा c1 और c2 जो है ये आपके कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर आपको ये राइट हैंड साइड में भी मिल सकते हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। और भाई साथ में इनके कंडीशन है कि सच दैट आपके जो कोफिशिएंट्स जो हो ना, ये a1 और b1 ये आपके क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। मींस एक कंडीशन आपकी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एटलीस्ट वन वैल्यू तो नॉन जीरो होनी चाहिए, एक कोफिशिएंट तो कम से कम क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। दूसरा भले जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक तो नॉन जीरो मिलना चाहिए। और साथ में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 ये वैल्यू है। तो बेटा हमें इसके सॉल्यूशन चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं, इसके सॉल्यूशन। तो कोई भी जो इक्वेशन है ना, उन इक्वेशंस की जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म कहलाती है आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म। क्या कहलाती है आपकी, एल्जेब्रिक फॉर्म। और एक होती है ज्योमेट्रिक फॉर्म। ज्योमेट्रिक फॉर्म का मतलब इसका ग्राफ, ज्योमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या, इसका ग्राफ। तो एल्जेब्रिक फॉर्म हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि आपको कोई स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट को यूज करके आपसे बोलेगा कि इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म बनाओ और आप इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाओ। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे शो करनी है। तो बेटा सॉल्यूशन की बात है, अब भाई सॉल्यूशन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आखिर दोनों इक्वेशंस का हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, आखिर हमने आगे भी पढ़ा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। और इसके भी कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट इसके इनफाइनाइट, इसके भी इनफाइनाइट, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, आखिर हमें तो ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। मींस दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, कॉमन एक ही टाइम पे दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए बेटा आपके सिलेबस में अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जब बात होगी तो उसके अंदर आपके पास 3 सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशंस हम ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं और वैसे भी। सबसे पहला तो क्या होता है बेटा, अगर भाई जब आप इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब दोगे ना, ज्योमेट्रिकल फॉर्म जब बनाओगे, तो देखो हमने अभी अभी एक सिंगल लाइन का ग्राफ बनाया था, थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा ग्राफ आया था, अभी हमने बताया था। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन तो इस इक्वेशन की होगी और एक स्ट्रेट लाइन दूसरी इक्वेशन की होगी। इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन आएंगे किसी भी एक प्लेन ग्राफ के अंदर। प्लेन ग्राफ के अंदर जब 2 लाइन आएंगी ना, तो उनकी कंडीशन है कि अलग अलग तरह से इनका जो रूप जो है वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग रूप का मतलब क्या है कि इनकी शक्ल सूरत जो है, अब भाई आपके पास 3 केस बनते हैं। पहला जो केस है वो पहला केस ये है कि बेटा इन दोनों लाइन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है बेटा। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने बताया कि भाई हम इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर हमने बताया कि इसकी 3 टाइप हो सकती है ग्राफ की। पहली जो टाइप है, उस पहली टाइप के अंदर आपके पास क्या होगा कि भाई जो वैल्यू आई उसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो पहली टाइप में ये होता है कि ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, दूसरी भी ये स्ट्रेट लाइन आए और दोनों की दोनों जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे बेटा।
क्या करें, इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। आगे दोनों की दोनों जो लाइन है ना वो किसी एक पॉइंट पे आकर क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। एक तो ये ग्राफ बनेगा, दूसरा जो बेटा वो दूसरा ग्राफ जो है वो ये बन सकता है। आगे ये दो लाइन है, इन दोनों को यूज करके ये आपके पास एक प्लेन ग्राफ हो गया, इसके अंदर हम ग्राफ ड्रॉ, इसके लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो बेटा आपके पास कुछ इस टाइप से आपकी लाइन मिल सकती है, कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा है। ये दोनों की दोनों जो लाइन है वो क्या है बेटा, पैरेलल लाइंस। क्या हो सकती है आपकी, पैरेलल लाइंस। आगे दोनों की दोनों जो लाइन है ना वो कहीं पे पैरेलल मींस आपस में इंटरसेक्ट ही ना करें, आपस में इंटरसेक्ट ही ना करें। अगर इंटरसेक्ट ही ना करें तो उस दौरान ये जो वैल्यू जो है आपके पास, ये लाइन है, ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ पैरेलल लाइंस ऐसी होती है जो आपस में एक दूसरी लाइन को कट नहीं करती। तो बेटा आपके पास एक टाइप ये, एक टाइप ये। थर्ड जो टाइप आपकी, थर्ड टाइप के अंदर आपके पास दोनों की दोनों जो लाइन है और दोनों की दोनों लाइन आपकी क्या हो सकती है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन तो ये आ गई, एक दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए बेटा, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए, दूसरी जो लाइन है बेटा उसी के ऊपर आ जाए, ये इस टाइप से। ये है दोनों की दोनों, अब दिखाई नहीं दे रही हमें, आगे भाई यहाँ पे तो एक ही लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन दिखाई देने की बात नहीं है, दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही है, एक दूसरे के ऊपर है। तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं बेटा हम कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा आपके पास किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की आपके पास जब आप इनका सॉल्यूशन जब निकालोगे तो सॉल्यूशंस के केस में आपके पास तीन टाइप आए। क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म ये थी, जब हम इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना तब आपके पास ये तीन स्टेज मिलेंगी। पहला केस ये, दूसरा केस ये और तीसरा केस आपका ये। अब इनको देख के हम इनके सॉल्यूशंस बताएंगे, इनको देख के हम क्या बताएंगे, इनका सॉल्यूशंस। तो हमने बताया कि सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है अगर भाई आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है या फिर इस इक्वेशन का, हमें तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बताना है। दोनों का क्या बताना है, कॉमन सॉल्यूशन। मींस एक ही टाइम पे वो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। जब सॉल्यूशन जब होगा तो इसका मतलब हमने अभी अभी क्या बताया था कि अगर कोई भी जब सॉल्यूशन किसी भी लाइन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आएगी आपके पास और इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट, इस लाइन का क्या होता है, एक सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो क्या दिखाना है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन का मतलब आखिर भाई जब आप इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिस पॉइंट से दोनों की दोनों जो लाइन है ना वो इंटरसेक्ट होके निकले। मींस उस एक पॉइंट से दोनों लाइन क्या हो, पास हो, तब जाकर के वो जो पॉइंट होगा वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो बेटा सबसे पहले ये बात थी आपके पास, ये जो टाइप है इस टाइप के अंदर जब हम काम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। देखो ये दोनों लाइन है ना, ये इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट। जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट से ये लाइन भी पास होती है और बेटा ये लाइन भी पास होती है। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे भी हुआ और इस पॉइंट इस लाइन पे भी हुआ। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन है। दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा, दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा तो ये आपके पास क्या आ गया, एक कॉमन सॉल्यूशन। क्या आ गया आपके पास, एक कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों लाइंस का। तो इस सॉल्यूशन को हम बेटा क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई, यूनिक सॉल्यूशन की सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन से है, आगे जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तब आपके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस पे आइए बेटा, इस पे जब आप आओगे तो हमने यहां से बताया था ना कि प्रत्येक जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, वो प्रत्येक पॉइंट इस लाइन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। प्रत्येक पॉइंट इस लाइन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। प्रत्येक पॉइंट अगर सॉल्यूशन है तो बेटा इस लाइन के ऊपर, और ये एक लाइन नहीं है, दोनों ही लाइन है यहाँ पे। तो देखो जो नीचे वाली लाइन पे जो पॉइंट है वो ऊपर वाली पे भी है, और हर पॉइंट एक लाइन का क्या है, सॉल्यूशन। हर पॉइंट जो किसी भी लाइन के ऊपर होता है वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। अगर उसका सॉल्यूशन अगर होता है
तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ गया, और इस एक लाइन के क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। IMS का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसी लाइन के ऊपर क्या है, दूसरी। तो बेटा प्रत्येक जो पॉइंट जो नीचे वाली लाइन के ऊपर था, दूसरी लाइन के ऊपर भी वही पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों लाइन के सारे पॉइंट क्या हो गए, कॉमन। अगर सारे के सारे पॉइंट कॉमन हो गए तो इसका मतलब सारे पॉइंट इस लाइन के क्या हो गए, सॉल्यूशन। तो सारे सॉल्यूशन हो गए, इसका मतलब इस लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे आपके पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब आपके पास दोनों की दोनों लाइन कैसी होंगी, आपकी कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। क्या होंगी, आपकी कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है बेटा लास्ट केस है ये पैरेलल लाइंस का। जब पैरेलल लाइंस की जब बात है तो पैरेलल लाइंस के केस में आपके पास आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर भाई इस लाइन के, अब आप कहोगे सर इस लाइन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, और दोनों का एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। बेटा नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है बेटा कि हमें तो यहाँ पे एक लाइन का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें तो एक साथ दोनों लाइन का सॉल्यूशन चाहिए, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए आपको। और कॉमन सॉल्यूशन जब होगा जब ये दोनों लाइन आपस में किसी न किसी पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। बट बेटा ये तो लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, और हमें तो कॉमन सॉल्यूशन की जरूरत है। तो कॉमन सॉल्यूशन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इसका मतलब इस पेयर ऑफ लाइंस के आपके पास क्या बनेंगे, नो सॉल्यूशन। मींस जब भी आपके पास कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा, अगर उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ के अंदर अगर वहां से पैरेलल लाइंस अगर आएंगी तब जाकर के वहां पे, क्यों नहीं, दोनों ही जो पेयर ऑफ इक्वेशन जो आपके पास, उसका आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मींस वहां पे हम क्या लिख देंगे, उसका नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे वहां से हम, उसका नो सॉल्यूशन। देखिए बेटा एक क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन की हेल्प से अपना काम करेंगे। अगर द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोई भी कोच है, वो अपनी टीम के लिए सामान खरीदता है। क्या सामान खरीदता है बेटा, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 3 बैट बल्ले और 6 गेंद वो खरीदता है फॉर ₹3900। 3900 रुपए में 3 बैट और 6 बल्ले खरीदता है बेटा। उसके बाद कहता है कि लेटर, उसके बाद मीन्स एक बार तो 3 बैट और 6 बॉल खरीद लिए, वो कितने रुपए में खरीदे बेटा, 3900 रुपए मीन्स 3900। लेटर सी वाइज, उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। उसके बाद उसने अनदर बैट, एक और बैट खरीद लिया, एंड 3 मोर बॉल्स। मीन्स कुछ दिन के बाद एक बैट और 3 और बॉल उन्होंने खरीद लिए भाई। कितने रुपए में, ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। उसी टाइप का, जिस टाइप की ये बैट और बॉल थे ना, उसी टाइप के एक बैट और 3 बॉल उन्होंने और खरीद ली। और अब की बार वो कितने रुपए में खरीदी है बेटा, 1300 रुपए में खरीदी है। तो कहते हैं कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को, जो ये सिचुएशन जो स्टेटमेंट दी गई है, इसको आपको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना और ज्योमेट्रिकली भी, दोनों टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं, एक बैट और एक बॉल है। बैट की और बॉल की दोनों की कुल मिलाकर की जो कीमत है ना, वो कितनी है, पहले केस में तो 3900 रुपए है, और बाद में जो है वो कितनी है, 1300 रुपए। बहुत ही आसान से तरीके से हम करेंगे बेटा, समझने की कोशिश करो, आ जाओ। सॉल्यूशन जो है वो देखो, सॉल्यूशन क्या आपका, अगर हमने मान लिया, देखो सीधी सी बात ये है, आपने स्टार्टिंग में क्या किया, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी। तो 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, दोनों की कुल कीमत कितनी बेटा, 3900 रुपए। अब एक बात बताओ, जब आप मार्केट में जब जाते हो, बुक शॉप पे गए आप, एक आपको नोटबुक खरीदनी है, ठीक है, नोटबुक खरीदे, आपने कहा कि 20 रुपए वाली नोटबुक दे दो। अब वो कहेगा 20 रुपए वाली तो नोटबुक खत्म होगी। अब 20 रुपए वाली नोटबुक खत्म होगी तो तुम लेके गए थे 20 रुपए के हिसाब से, तुम लेके गए थे 80 रुपए। 80 रुपए लेके गए तो तुम तो अपने हिसाब से क्या करके गए थे भाई, ठीक से नोटबुक ले आएंगे, 20 रुपए का कुछ चाट पकौड़ा खा लेंगे। अब वहां पे दुकानदार बोला 20 रुपए वाली तो खत्म हो रखी, 40 रुपए वाली ले लो। अब तुमने हिसाब लगाया कि 40 रुपए की है तो 80 रुपए में कितनी नोटबुक आएंगे। अब आपने जोड़ा होगा कि 40 के, अगली भी 40 के, 40 उसके, 40 उसके, में 80 रुपए हो गए। 80 रुपए में तो 2 ही नोटबुक आई। इसका मतलब आपने वहां पे क्या किया कि 40 रुपए एक नोटबुक की कीमत थी और दूसरी की भी 40 ही है, तो 2 नोटबुक होगी।
एक नोटबुक की कीमत को नंबर ऑफ क्वांटिटी से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, आई कि नहीं आई। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए हम यहां पर एक बैट की कीमत का पता कर लें और एक बॉल की कीमत का अगर हम पता कर लें, तो एक बैट की कीमत का हम मान लेते हैं कुछ और एक बॉल की भी कीमत मान लेते हैं, दोनों की मान लेंगे। 3 बैट है तो 3 बैट की कीमत बता देंगे। मान लिया जाएगी कि मार्कर पेन है, इसकी एक की कीमत 30 रुपए है, एक पेन की कीमत 30 रुपए है। 2 लाओगे तो कितने हो जाएंगे 60, 3 लाओगे तो 90, 4 लाओगे तो 120, 5 लाओगे तो 150, इस तरह से बढ़ते गए। तो हम क्यों ना उसको एक वैल्यू को मींस एक मार्कर की कीमत को अगर मान लिया आपको 5 खरीदने 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 खरीदने 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है। देखो तो हमने मान लिया भाई लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट मान लिया हमने x रुपीज, और भाई कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितने मान ली y रुपीज, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार ये बात है बेटा। बात करते हैं बैट की। पहले केस में आपके पास कितने बैट हैं 3 बैट है, एक बैट की कीमत कितनी बेटा x, एक बैट की कीमत कितनी बेटा x। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक बैट की कीमत 1000 रुपए है, एक बैट की कीमत कितनी है 1000 रुपए, 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा 3000, कितनी हो जाएगी 3000। इसका मतलब आपने क्या किया, अब एक बैट की कीमत अगर 1000 रुपए है ना और आपको कितने बैट लेके आए 3, तो 3 तो पहले के भी 1000, दूसरे के भी 1000 और तीसरे के भी कितने आए 1000, मतलब कि कितने हो गए 3000 हो गए ना। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, जोड़ने की बजाय एक बैट की कीमत आपके पास कितनी है 1000, कितने बैट है 3, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना आ जाएगा 3000 नहीं आ जाएगा, तो सेम वही तो बात नहीं होगी, आई कि नहीं आई बात। इसका मतलब अगर हम कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाती है कॉस्ट आ जाती है। तो यहां से अगर मान लिया जाए कि एक बैट की कीमत x है, बैट 3 है, तो 3 को और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल तीनों बैटों की कीमत नहीं आ जाएगी। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे 3x हो जाएगी किसकी कीमत बैट की। उसी तरह से बॉल की, एक बॉल की कीमत कितनी बेटा y, एक बॉल की कीमत कितनी बेटा y। अगर एक की कीमत y है तो 6 की कितनी हो जाएगी बेटा, जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है उसी तरह 6 से कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 6y। अब ये तो बैट की कीमत आ गई और ये किसकी आ गई बॉल की, और बैट और बॉल दोनों की जो कीमत थी ना वो कितनी थी बेटा 3900 रुपए थी, कितनी थी बेटा 3900 रुपए। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो किसके बराबर होगी बेटा 3900 के बराबर होगी। बात समझ में आई कुछ। उसी तरह से अब जब देखोगे अब भाई अब आपके पास दोबारा कहता है कि एक अनदर बैट, एक दूसरा बैट और 3 और बॉल है, तो अब की बार बैट तो एक ही खरीदते हैं और बॉल कितनी खरीद ली 3, तो एक बैट की कीमत कितनी बेटा x, ये तो कितना आ गया x प्लस में y जो है एक बॉल की कीमत है, बॉल कितनी खरीद रहे हो बेटा आपकी बार आप 3, तो 3 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा 3y। अब ये तो एक बैट की कीमत और ये 3 बॉल की कीमत, दोनों बैट और बॉल की कीमत है ना, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट कितनी बेटा आपकी बार 1300, कितनी बेटा 1300। कोई दिक्कत बोलो बेटा, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई एल्जेब्रिक फॉर्म में। किसमें आ गई बेटा ये एल्जेब्रिक फॉर्म में। अब आपको क्या करना है बेटा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी रिड्यूस करना है इसको। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जब रिड्यूस करोगे तो इसको डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। और एक चीज और देखो यहाँ पे जो आपकी पहली जो इक्वेशन है ना इसमें कुछ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3900 है, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू 3 से डिवाइड होती हैं, तीनों की तीनों वैल्यू 3 से क्या होती हैं डिवाइड। क्यों ना हम इनको थोड़ा सा क्या कर ले छोटा कर ले, इसको थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में ले ले। शॉर्ट फॉर्म में क्या किया कि हमने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, और बेसिक इक्वेशन में क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया मींस 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो ये भी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 1300, कितना आ जाएगा बेटा 1300। कोई दिक्कत आई बोलो बेटा, कोई दिक्कत आई क्या। अब ये इक्वेशन आ गया आपके पास, इनके आपके अलजेब्रिक फॉर्म तो आ गई। अब आपको क्या बनानी है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। क्या बनानी बेटा ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म का मतलब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल काम है, समझने की बात है बेटा। आपको कैसे करना है सोल्व, हम पहले इसको सोल्व करते हैं x प्लस 2y। इसके लिए हम क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे बेटा,
क्या बनाएंगे बेटा, एक टेबल। टेबल के अंदर बेटा आप क्या काम करो, x ले लो y ले लो, x ले लो y ले लो, और इसमें आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। आपको क्या करना है बेटा, अपनी साइड से एक बार तो x का मान 0 धर दो और एक बार किसका मान 0 धर दो, y का। दो ही वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू से आपका ग्राफ बन जाएगा। एक बार x की वैल्यू ले लो और एक बार किसकी ले लो, y की। x का मान हमने अपनी साइड से एक बार 0 रख दिया, एक बार क्या रख दिया, y का मान 0 अपनी साइड से रखना है। x का मान जब 0 रखोगे इस वैल्यू में, यहाँ पे एक बार 0 रखना बेटा, इसके अंदर 0 रखोगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और बेटा 2y इज इक्वल टू 1300, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 650। 650 आएगी तो पहले केस में तो आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यहां से आ जाओ, y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0, देखो ये तो आपके पास यहाँ पे रखो, y की वैल्यू जब इसमें 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1300 आ जाएगी। इसी इक्वेशन में रखी, कभी इसमें पहुंच जाओ एक बार हम इसकी टेबल बना रहे हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। एक बार x को 0 रखा, y की वैल्यू 650, फिर y को 0 रखा तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी बच गई, 1300। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अब जैसे हमने इसकी टेबल बनाई है ना, इसी तरह हम इसकी टेबल बना लेंगे। इसकी टेबल जब बनाएंगे तो वही काम, अब भाई आपको तो क्या करना है, ये टेबल बनाओ, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y, वो एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। x का मान जब यहाँ पे 0 रखोगे, x का मान जब यहाँ पे 0 रखोगे ना, तो x का मान जैसे यहाँ पे 0 रखा तो y की वैल्यू देखो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 अपॉन में 3 आ जाएगा। 1300 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। तो ये वैल्यू आ गई बेटा 1300 अपॉन में 3। कोई दिक्कत। अब उसके बाद सेकंड जो वैल्यू है, अब की बार y का मान 0 रख दो, y का मान जब 0 रखो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1300। अब 1300 जब वैल्यू आ गई ना, तो अब आपके माइंड में दिक्कत आएगी कि सर 1300 650 इतनी बड़ी वैल्यू ग्राफ पे कैसे बनाएंगे बेटा। ग्राफ के लिए आपके पास ये वैल्यू आ गई, अगर ये वैल्यू जब आई आपके पास, तो इसके केस में भाई ये आपके पास x एक्सिस होगी, ये आपके पास y एक्सिस होगी, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो कुछ 100 के मल्टीपल में है। तो बेटा हमने बताया था ये जो बॉक्स जो होता है ना, ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, आप इसमें कितना भी मेजरमेंट ले सकते हो। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 100 के अकॉर्डिंग है, तो हम इसमें कितना ले लेंगे, 100 के हिसाब से। 100 के हिसाब से लेंगे तो लगभग 13 वैल्यू चाहिए हमें, तो 13 वैल्यू बना लो छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसी तरह ऊपर कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। यहाँ पे ये 100 से स्टार्ट है बेटा, 100 200 300, ये फिर आपके पास 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, ये 1100, ये 1200 और ये 1300। फिर उसके बाद ये 100 200, इसी तरह 300 4 5 6 7 8 9 1000 1100 1200 और ये आपके पास 1300, ठीक है बेटा। अब देखो पहली वैल्यू ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650। x का मान 0 होता है, y का मान कितना है बेटा, 650। इसका मतलब x का मान 0 चाहिए और y का मान 650। x का मान 0 y एक्सिस पे होता है और x एक्सिस पे मान y का 0 होता है। तो पूरी x एक्सिस y एक्सिस पे x का मान 0 होगा, लेकिन हमें तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करवाने, जहां पे y का मान 650 है वहां पे भी तो x का मान 0 मिलेगा। तो 650 जो है वो 600 और 700 के बीच में मिलेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा बीच में, सॉरी, ये जो पॉइंट आएगा 600 से 700 के बीच में, तो पांचवी जो लाइन आएगी ना 600 और 700 के बीच में, पांचवी जो लाइन आएगी, ये जो वैल्यू है ये आपकी किसकी वैल्यू को सेट 0 और 650 को। यहाँ पे y का मान 650 है और वो x का मान कितना बेटा, 0। दूसरा x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0। तो y 0 कहां पे मिलेगा, x एक्सिस पे, बट हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये वैल्यू हो। तो ये वैल्यू आपकी ये होगी, यहाँ पे इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे तो दोनों को मिला दो बेटा, ये लाइन आ गई आपके पास, ठीक है।
अब दूसरे के लिए आ जाओ। दूसरे के लिए जब आओगे तो x का मान 0, y का मान 1300/3। तो देखो 1300/3 को जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग आपकी आएगी 433.33 के समथिंग आएगी। तो लगभग 434 मान लो या 440 मान लो। तो भाई ये जो वैल्यू है ना, ये 400 के और 500 के बीच में मिलेगी। और 400 और 500 के बीच का मतलब ये लगभग 440 के आसपास। मतलब कि अगर हम ये कहें कि 430 और 440 के बीच वाली जो लाइन है ना, उसके ऊपर वो मिलेगा कोई ना कोई। तो इन दोनों लाइनों के बीच में एक पॉइंट ले लो। तो लगभग 400 से लगभग आइडिया अनुसार देखो हम यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे जो इंटरवल है वो सेम भी नहीं है। और पेपर में बेटा आपको ऐसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल आसान कैलकुलेशन मीन्स ये वैल्यू आपको पूरी पूरी मिलेगी, आप उसको ग्राफ पे आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको हमने मिला दिया, ये आपके पास एक राउंड हो गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1300 और ये y की वैल्यू क्या आपकी 0 है। तो एक पॉइंट आपके पास ये वापस आ गया। दोनों पॉइंट को क्या कर दो बेटा, मिला दो। और मिलाओगे जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो दोनों की दोनों जो लाइन है ना, दोनों की दोनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। जब दोनों लाइन अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस दौरान ये जो वैल्यू ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। क्या आपकी ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो ये जो वैल्यू थी ये तो थी आपकी अलजेब्रिक फॉर्म और ये आपकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म। यही आपको शो करना था। आगे जो स्टेटमेंट जो दी गई थी उसको अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली दोनों वे में आपको रिप्रेजेंट करना था। ये दोनों चीज हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब अगर रिप्रेजेंट की तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेटा, आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश। बाकी जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को अच्छे से, जो भी आपको बेसिक्स बताए हैं, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और भाई लगातार इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें।